called as a model of an atom. After the J.J. Thomson, the next scientist was a Rutherford. तो रदरफोर्ड को तो थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे. उसका कोई मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है, कुछ मैथमेटिक्स नहीं है, उसका कुछ कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत आपको जानना है. रेस्ट एवरीथिंग विल डिस्कस अबाउट द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. तो इज दैट क्लियर बेटा? और बोहर्स मॉडल आपका सिलेबस में है, जितना भी नीट या जेई में क्वेश्चंस आते हैं वो बोहर्स मॉडल से आते हैं. इससे पहले वाला पोर्शन सपोर्ट करता है आपको इस चैप्टर को समझने के लिए, या मोर ओवर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि बोहर के मॉडल को समझने के लिए भी पहले एटम और जो लास्ट क्लास में पढ़ा है वो पता होना चाहिए. तो थोड़ा सा रदरफोर्ड का बता देती हूँ, बिकॉज आपका सिस्टम सेट है, लास्ट में सीक्वेंस आपका बना हुआ है. आपने जे थॉमसन पढ़ लिया था, तो नेक्स्ट इज द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. थोड़ा बहुत जान लो इसके बारे में. रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, पर इसमें कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता. तो रिगार्डिंग द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड ने, देखो मेन पॉइंट्स में इसके बता देती हूँ. इन पॉइंट्स को ना आगे से हम पोस्टुलेट्स बोलेंगे. व्हेनेवर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एनी ऑफ द मॉडल, विल से दीज आर द पोस्टुलेट्स बेटा. Regarding the Rutherford's model of an atom, what he said the an atom. देखो बोहर ने, उसने क्या बोला था जे थॉमसन ने? जे थॉमसन ने बोला कि एक सफियर है और उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रोटॉन, बीच बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स दोनों बराबर हैं. कुछ ऐसा डिस्कशन उसने किया था. बट यहाँ पे रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड कहता कि ऐसा नहीं है. उसने तो वाटरमेलन जैसी बात कर दी थी. इसने कहा एन एटम consist of positively charged nucleus, या मुझे इसको बोलना चाहिए the positively charged core called nucleus at the center of an atom. The center of an atom. ठीक है बेटा? It consists of, या it consists, पहले लिख लेते चलो. It contains positively charged protons. It contains the positively charged protons and neutral neutrons. नेगेटिवली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स. ठीक है. अब आप देखो कि पहले तो एटम ही बहुत स्मॉल है. अब उसके अंदर उसने बोल दिया कि न्यूक्लियस है यहाँ पे एट द सेंटर. ये न्यूक्लियस है सेंटर पे. ठीक है. इसको बोला उसने न्यूक्लियस या पॉजिटिवली चार्ज कोर पार्ट. देखो बेटा, पूरे के पूरे एटम का जो सारा मास है ना, वो इस छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसे हम बोलते हैं कोर पार्ट. मुझे ये शेल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये शेल वाला काम किया था बोहर ने. ठीक है. इसका थोड़ा सा और तरीका था, अभी डिस्कस करते हैं. ऐसे पहले तो इसने कोर के बारे में बता दिया. ठीक है. दूसरी बात, अब ये कितना न्यूक्लियस है, क्या है, वो भी हम पहले इसको दो पोस्टुलेट इसके 2-3 लिख लें, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं. अब इस पे जो प्रोटॉन्स इसमें प्रेजेंट है उन पे पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स हैं. तो बहुत सीधी सी कैलकुलेशन है कि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज होगा नहीं, तो जितना प्रोटॉन्स पे चार्ज होगा वही आपके न्यूक्लियस पे चार्ज होगा. तो ये है आपका रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम का पहला पार्ट. अब इसका एक क्वेश्चन जो अभी तक आ चुका है, जो प्रीवियस ईयर है, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कवरी पोर्शन पढ़ाया था. And bacha, in the discovery portion, I told you कि the discovery of the electron was done by the J.J. Thomson. The discovery of the proton was done by the E. Goldstone, and then is a James Chadwick. तो जो Rutherford है ना, that is responsible for the discovery of nucleus.
डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने क्या की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की थी। रदरफोर्ड से पहले नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस, एवरीबडी वाज सेइंग दैट देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी है एटॉमिक पार्टिकल्स दिस एंड दैट। ये सबसे पहले कि इसका न्यूक्लियस एक होगा उसके बारे में रदरफोर्ड ने बताया था। तो रदरफोर्ड ने कोई पार्टिकल के बारे में नहीं बताया, इसने एक मॉडल में जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स किया उसमें न्यूक्लियस के बारे में बताया था। ठीक है, पहली बात। सेकेंड, इसने ये बोला कि जो, हाँ, जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है। अब न्यूक्लियस के अराउंड क्यों है इलेक्ट्रॉन, गिर क्यों नहीं जाता, पीछे क्यों नहीं भाग जाता, मतलब व्हाई इट इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस, व्हाई इट इज क्लोज टू द न्यूक्लियस। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव, और आपके न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब क्या होता है कि होना तो ऐसे चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आए तो साथ में जुड़ जाएं, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, पर ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस से एक डिस्टेंस पे आके इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे इसमें तो पास भी आता है, बट एक्चुअली में नहीं आता है, वो बोहर बताएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में। तो सेकंड इसने पोस्टुलेट बताया कि द इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus, around the nucleus। और इसने एक एडिशनल बात बोली जो आगे जाके गलत हुई प्रूव, ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन इट लूजेस द एनर्जी, मतलब इसको अट्रैक्ट होना चाहिए। ये देखो, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बना देते हैं। लिखे हैं। अच्छा अच्छा, फिर उसी पे बना देते हैं, थोड़ा सा छोटा करके बना देते हैं। अब देखो, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो वो कह रहा हो कि उसको एनर्जी लूज करता है। अब आप देखो, आप डे की स्टार्टिंग में जितने एनर्जी से वर्क करते हो, लास्ट तक आते आते अब जब क्लास खत्म होगी 8:30 बजे तक, तब तक आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसे ही वो कह रहा कि अगर इलेक्ट्रॉन है, पहले बड़ा पार्ट ट्रांसवर्स करता है, धीरे 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 उसमें क्या हो जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता जाता है। तो जब लॉस ऑफ एनर्जी होता जाएगा, ऑब्वियसली अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ, तो पास भी आना चाहेगा। तो अल्टीमेटली वो कह रहा है कि वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा तो एटम तो कोलैप्स कर जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मिल गए हैं। तो ये रदरफोर्ड ने कहा था, होता नहीं हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नाउ द थर्ड थिंग इज, रदरफोर्ड ने कंपेयर किया था एटॉमिक मॉडल को विद द सोलर सिस्टम। Just as in the case of the solar system, at the center there is a sun and all the planets are revolving around the sun. Similarly, the atom, there is a nucleus and all the electrons are revolving around the nucleus. तो ये थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि रदरफोर्ड कंपेयर, प्लैनेटरी मॉडल। हाँ जी बिल्कुल, रदरफोर्ड कंपेयर्ड एटॉमिक मॉडल विद द प्लैनेटरी सिस्टम, लिख देती हूँ, है ना, या विद द सोलर सिस्टम या प्लैनेटरी सिस्टम, कोई भी वर्ड तुम यूज कर सकते हो। प्लैनेटरी मोशन लिख देती हूँ, ठीक है, बट दैट वाज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये तीन बातें इसने रदरफोर्ड ने बोली। अब रदरफोर्ड ने किया एक एक्सपेरिमेंट जिसको मैं बोलूंगी कि दैट वाज अ हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिसका नाम है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। Rutherford's alpha scattering experiment. That was an experiment that was done by the Rutherford. And Rutherford alpha scattering experiment क्या था, Rutherford ने एक लेड का ब्लॉक लिया, ये लेड ब्लॉक है बेसिकली, मतलब इसकी शेप ऐसी रखी है, कुछ ई जैसी, है ना, लेड ब्लॉक। इसमें एक रख दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है आपको, रेडियो एक्टिविटी का, यस है ना, जो हार्मफुल रेडिएशंस एमिट करता रहता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ना बेटे काफी तरह के रेडिएशंस एमिट करता है, जिसमें अल्फा बीटा गामा के बारे में थोड़ा बहुत तुम जानते होंगे। तो इसमें से जो अल्फा रेज होती है ना, अल्फा रेज होती है बेसिकली हीलियम पार्टिकल की बनी हुई, He2 और 4। हीलियम का एटॉमिक नंबर बेटा जी 2 होता है और मास नंबर 4 होता है।
और अल्फा रेज जो कि आपकी हीलियम न्यूक्लियई है, ये बेसिकली होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इस बात को याद रखना। अब इसने रेज एमिट करी, और ये रेज कौन सी है? अल्फा रेज। रेडियो एक्टिव मटेरियल ने, ये क्या रखा हमने? रेडियो एक्टिव मटेरियल प्लेस किया इसमें। अपने पीरियोडिक टेबल में ना यूरेनियम के बाद 92 के बाद जितनी भी हैं वो सब रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो इसने रेडिएशन एमिट करी। तो जब रेडिएशन एमिट करी ना, उन रेडिएशंस को सिंगल मीम बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक बनाने के लिए, आगे लगा दिया गया मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर को आप ऐसा समझ लो कि दिस इज अ स्लिट विद द होल। ठीक है, तो इसमें से जब रेडिएशंस पास करेंगी तो सब सिंगल वेवलेंथ की हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। इसके आगे रख दिया गया गोल्ड का क्रिस्टल। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल रख लो आप, सब में ऐसा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व होगा। फिर आगे लगा दी गई गोल्ड की फॉइल, इसको मान लो निकल क्रिस्टल। चलो, ठीक है, या आप इसको बोलो स्क्रीन। अब ये क्या हुआ? इसमें एटम्स होंगे, तो क्या हुआ ऑब्जर्वेशंस में कि कुछ आपकी ऐसी रेज थी जो कुछ कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे काफी सारी रेज आपकी सीधी चली गई बिना डिफ्लेक्ट हुए स्क्रीन पे, और कुछ आपकी रेज बाउंस बैक हो गई। तो 3 तरह की ऑब्जर्वेशंस आई। ऑब्जर्वेशंस क्या आई? फर्स्ट टाइप ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वर मोस्ट ऑफ द रेज। यहां मोस्ट और फ्यू का ख्याल रखना, किसमें क्या लिखा गया है, इसे हटा देते हैं। मोस्ट ऑफ द रेज passes through the एटम। ये मैं थ्रू द एटम क्यों लिख रही हूँ? ऑब्वियसली जिसके साथ टकराई होंगी, ये फ्रेमवर्क तो हमने ऐसे ही लिखा है, तो एटम ही होंगे ना उस क्रिस्टल के। मोस्ट ऑफ द रेज पासेस थ्रू द एटम्स अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड निकल गई, सीधी चलेगी, दैट सजेस्ट कि काफी स्पेस खाली है। सेकेंड पॉइंट, few of the rays got deflected through certain angles. Few of the rays got deflected through certain angles. Through certain angles. कुछ रेज ऐसी थी जो कुछ कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, थोड़े थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई। थर्ड पॉइंट, few of the rays bounce back. अब सबसे पहला मॉडल किसने दिया था एटम के बारे में? सबसे पहले मॉडल दिया था जे थॉमसन को। तो जे थॉमसन को बोला गया कि ये जो अल्फा रेज आई होंगी, ये आगे तो किसी एटम के साथ ही टकरा के सब कुछ हो रहा है ना, तो आप बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी को भी क्रिस्टल में ले लो, इसमें तो एटम्स ही प्रेजेंट है ना उसके। तो जो आपका जे थॉमसन था वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जे थॉमसन का अगर तुम्हें एग्जाम में फेलियर पूछता है ना, तो तुम्हें ऐसे लिखना है कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज अ फेलियर ऑफ द जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन could not explain Rutherford's alpha scattering experiment. जे थॉमसन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, सो इट इज अ फेलियर ऑफ जे थॉमसन। इट इज अ फेलियर ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, इसलिए उसके मॉडल को नहीं माना गया। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब इसने खुद एक्सप्लेनेशन दी थी कि कैसे कैसे क्या हुआ। उसने कहा
कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसलिए पॉजिटिव से टकरा के रेज वापस चली गई, क्योंकि रेज पे भी पॉजिटिव चार्ज था, अल्फा रेज थी, और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तब यहाँ पे ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियस हुआ था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई थी। तो पहला पॉइंट ये क्या कहा उसने कि आपका ये कि एट द सेंटर ऑफ एन एटम there is a positively charged nucleus. Positively charged nucleus. At the center of an atom there is a positively charged nucleus, और ये जो positively charged nucleus है, उसी positively charged nucleus से आपकी जो rays हैं वो वापस चली गई. So alpha rays bounce back, क्योंकि दोनों पे positive charge है. Bounce back. दूसरा इसने पॉइंट बोला था कि कुछ काफी सारी रेज, मैक्सिमम रेज अनडिफ्लेक्टेड निकल गई, तो इसका मतलब है एज मोस्ट ऑफ द रेज passes through the atom, as most of the rays passes through the atom undeflected, that means most of the space inside the atom is empty. इसका मतलब है न्यूक्लियस बहुत छोटा पोर्शन है एटम का, और काफी सारी जो रेज हैं इसमें से ऐसे ही पास हो गई. As most of the rays passes through the atom, on mute always. Just वो दे दो. जो भोग लगाना है मैंने इधर से पहले क्लास लाई लगी. बेटा मैं ना इसलिए आपको अनम्यूट रखती हूँ कि अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है या डिस्कशन करनी है तो आपको बिल्कुल वैसा ही फील आए जैसा आप नॉर्मल क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन क्लास जैसा ना लगे. बट आप लोगों को मुझे रोज एक बार क्लास में बोलना पड़ता है कि प्लीज बी ऑन म्यूट, अदरवाइज आप क्या करते हो, आप बाकियों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो. तो जब आपको क्लास में एंटर करना है तभी म्यूट पे रहना है. As most of the rays passes through the atom undeflected, this means most of the space inside the atom is empty. अब देखो कितना बड़ा एटम है जिसमें वो बोल रहा है empty space है, इसका मतलब है न्यूक्लियस स्मॉल है. Most of the space inside the atom is empty. Is empty. इसका मतलब है काफी सारी स्पेस इसमें क्या है, empty है. इसके बारे में थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर लेते हैं. देखो जो आपका साइज ऑफ द न्यूक्लियस है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है फर्मी यूनिट्स में, और फर्मी कैसे लिखा जाता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है. और जो आपका साइज ऑफ द एटम है वो होता है अंगस्ट्रॉम यूनिट में, of the order of the angstrom units. अब angstrom होता है 10⁻⁻10 of मीटर. तो अगर आपको बेटा चेक करना है कि साइज ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द न्यूक्लियस, तो कैसे चेक करेंगे? साइज ऑफ द एटम 10⁻⁻10, साइज ऑफ द न्यूक्लियस 10⁻⁻15, तो दिस कम्स आउट टू बी 10⁻5, यानी कि 1 लाख गुना बड़ा है आपका एटम. Size of the atom is 10⁵ times the size of the nucleus. ये उसको बोलो 1 लाख गुना छोटा है. ठीक है, तो this is how you people are comparing. Is that clear? चलिए, तो ये इसने बोला था अपने सेकंड पॉइंट के बारे में. थर्ड पॉइंट इसने क्या बोला रिगार्डिंग दिस? थर्ड पॉइंट इसने बोला कि as the few of the rays got deflected through the certain angles, got deflected through the certain angles, so this means some oppositely charged particle,
सम ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल, तो उसके पास जाके डिफ्लेक्ट हुई थोड़े थोड़े एंगल पे, तो इसका मतलब है कि वो ऑपोजिटली चार्ज होगा तभी तो पहले उसके पास गई, है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कुछ पॉजिटिवली चार्ज जो आपकी अल्फा रेस थी और इलेक्ट्रॉन था उसमें कुछ इंट्रैक्शन हुई होगी, कुछ कोलिजन्स हुए होंगे, तब उसके पास आके आपको रेस पहले उसके पास पहुंची, फिर आगे कुछ रिफ्लेक्ट हो गई कुछ एंगल्स पे। This means some oppositely charged particle, that is electron. Electrons are present around the nucleus. Around the nucleus. तो ये थी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन जो इसने दी थी। तो बेसिकली इसने क्या बोला, देखो इसने बोला कि जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था कि कुछ जो अल्फा रेस के बारे में बात हो रही है, कुछ जो अल्फा रेस थी आपकी थोड़े थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई, कुछ अल्फा रेस बाउंस बैक हो गई, बट मैक्सिमम वाली कहाँ पे चली गई, पास ऑन हो गई, सीधी चली गई। इसका मतलब है जो एटम के बीच में अल्फा रेस पास हुई हैं, तो वो अल्फा रेस किस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वही तो डिसाइड करेंगे ना, उनके बेस पे होगा। तो पहले तो उसको बोला गया जे थॉमसन को, क्योंकि सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन का आया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बट जे थॉमसन को एक्सप्लेन, तो इसने कैसे एक्सप्लेन किया, इसने सबसे पहले बोला कि जो सीधी निकल गई है तो इसका मतलब है काफी सारी स्पेस खाली है। तो दोनों का साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ एटम को कंपेयर करके देखें तो न्यूक्लियस 1,00,000 गुना छोटा होता है, 10⁵ टाइम्स स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू द एटम, यानी कि बहुत एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज कोर है। और बस रदरफोर्ड के अल्फा एक्सपेरिमेंट की यही यू कैन से सबसे बड़ी एडवांटेज थी, यही इसका रिवॉर्ड था कि इससे हमें ना न्यूक्लियस मिल गया था, न्यूक्लियस के बारे में पता लग गया था। फिर काफी सारी जो कुछ रेस जो थी थोड़े थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, तो इसका मतलब है कि वहां पे कुछ ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल हुआ होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में कुछ कोलिजन्स हुए होंगे, कुछ इंट्रैक्शंस हुई होंगी, जिसके बाद आपका ये ऐसे पैटर्न आया कि डिफ्लेक्टेड थ्रू द सर्टेन एंगल्स। ये डिफ्लेक्टेड थ्रू द सर्टेन एंगल में कोई भी एंगल आ सकता है, ठीक है। अब कुछ जो ऐसी रेस थी जो आपकी वापस चली गई, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस होगा सेंटर में, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव से टकरा के वापस जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को एक लिमिट तक अप्रोच करता है जिसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं एक्चुअली में, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो रिपेल करेगा उसको। तो दैट्स वाई ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसने खुद ने ही एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेनेशन दी थी इसने। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि अब इसमें फेलियर इसके मॉडल के क्या है, या क्या ये मॉडल सही है। देखो इसके मॉडल के जो मेजर फेलियर निकल के आए थे रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ दिस मॉडल, बच्चा जी, रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो रिगार्डिंग द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के बारे में क्या बोला था, क्या फेलियर था इसका, वो जो बोला था वो तो आपको बता दिया। रदरफोर्ड ने ये कहा था सबसे पहले तो कि इसको आप जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी लूज करते हैं। अब आप देखो ना कि अगर वो एनर्जी लूज करते हैं तो वो घूमते 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 बीच में ऐसा टाइम आएगा जब वो न्यूक्लियस के बीच में फॉल कर जाएंगे। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि एटम स्टेबल ही नहीं है। पर हमने तो कभी ऐसे सुना नहीं है कि कोई किसी को बोले ऐसे कि इसके जो एटम्स हैं वो अब एक्सपायरी डेट पे हैं, अब उसके न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा, ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला इसका जो फेलियर रहा था वो ये था कि इट कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, इट कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये पहला फेलियर हो गया। और सेकंड फेलियर क्या है इसका, इसने जो कंपैरिजन किया था रदरफोर्ड ने अपने मॉडल का प्लैनेटरी सिस्टम से या प्लैनेटरी मोशन से, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सन और प्लैनेट्स में जो फोर्स प्लैनेट्स को रिवॉल्व कराती है अराउंड द सन, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ड्यू टू देयर मासेस। और यहाँ पे जो फोर्स है वो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में।
एंड मोर ओवर एक कंप्लीटली अनचार्ज सिस्टम को चार्ज सिस्टम से कंपेयर कराना, एक हेवनली बॉडी से कंपेयर कराना, ये कंपैरिजन बिल्कुल रॉन्ग था। तो सेकंड फेलियर इसका हो गया कि ही कंपेयर्ड एटॉमिक मॉडल with the solar system, which was wrong, as between the electron and the nucleus, electrostatic force of attraction is present, but sun and the nucleus, electrons and the nucleus, वो तो हो गया ना, electrostatic force of attraction, but the planets and the sun have gravitational force of attractions. तो ये कंपैरिजन गलत था। तो अब ये ले दे के न्यूक्लियस भी हमें पता लग गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स भी पता लग गए, न्यूट्रॉन्स भी पता लग गए। तो अब हमारे पास एटम का कौन सा ऐसा मॉडल है जिसे हम कंप्लीटली फॉलो करते हैं? बेटे ये जो आप लिख रहे हो ना, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जितना भी काम है ना, वो सब बोहर का है। मतलब बोहर ही एक्सप्लेन कर पाया, बोहर ने ही स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था, बोहर ने ही इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन स्टेट्स के बारे में बताया था। रदरफोर्ड तक तो ये चीजें पता भी नहीं थी, लेवल्स नहीं था। तो वो जो स्पेक्ट्रा का सारा डिस्कशन है, दैट इज फॉर द बोहर्स पार्ट। अब ऐसे तो फिर मुझे ये भी लिखना चाहिए कि रदरफोर्ड वेव करैक्टर नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, रदरफोर्ड हेजनबर्ग नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। स्पेक्ट्रा का तो रीजन या स्पेक्ट्रा में जो फिक्स्ड एनर्जी शेल्स की बात आती है, वो सब बोहर का काम है, वो रदरफोर्ड के फेलियर नहीं है। ठीक है, रदरफोर्ड ने जितना काम किया बस इतना ही काम किया, और उसके अपने ही फेलियर है। अब इसके बाद वाली तो सारी जितनी भी एडवांसमेंट है टिल डेट, वो सभी रदरफोर्ड की थियरी है, फिर तो रदरफोर्ड के फेलियर है। तो हम स्पेक्ट्रा को रदरफोर्ड का नहीं मानेंगे। बेसिकली उसका जो डिस्कशन है, जो भी काम है, वो हम बोहर से लेके जाएंगे। तो बेसिकली आपको अभी तक इतना ही लिख के चलना है, बाकी जो अब चैप्टर में पढ़ेंगे ना, वो बोहर का काम आएगा, बोहर से आगे स्पेक्ट्रा निकलेगा। इज दैट क्लियर? Is that clear? Say if you can speak now. I have unmuted. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. This is for those student who have posted this answer ना, वो स्पेक्ट्रा वाला काम अभी करेंगे बोहर में। तो यहाँ तक तो आपका बेसिक था सारा। तो अब है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ से आता है आप क्वेश्चन से। बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोहर ने क्या बोला? सबसे पहले तो बोहर को मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका मीनिंग आपको तीसरे चौथे पोस्टुलेट में समझ आएगा। बोहर was the first scientist to introduce the concept of quantization. Was the first scientist to introduce the concept of quantization. बोहर वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जिसने क्वांटाइजेशन के बारे में बताया था। क्वांटाइजेशन क्या है वो तीसरे चौथे पोस्टुलेट में आप लोगों को पता लग जाएगा। सबसे पहला बोहर्स मॉडल का पोस्टुलेट्स हैं
पहला पोस्टुलेट वही है सेम कि एन एटम, इसने भी वही बात कही कि न्यूक्लियस के बारे में कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एट द सेंटर कंटेनिंग, क्या क्या है इसमें, containing the protons and the neutrons। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं इसमें, एटम में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो इसमें ये बात लिख सकते हैं कि द होल ऑफ द मास ऑफ द एटम, whole of the mass of an atom is concentrated in the small space called as nucleus, या in this small space, क्योंकि न्यूक्लियस तो हम इंट्रोड्यूस कर ही चुके हैं पहले, in this small space कर देते हैं बस, कितना स्मॉल है उसके बारे में भी डिस्कशन हो चुका है, इन दिस स्मॉल स्पेस। तो पहला पॉइंट तो सही है, सेम है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड उसने कहा कि न्यूक्लियस के सराउंड्स में, न्यूक्लियस के बाद कुछ शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इट इज अनलाइक द रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के हिसाब से कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। इसने ये कहीं पे वाली बात खत्म कर दी, इसने कहा कि कुछ फिक्स्ड एनर्जी शेल्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो सेकंड पॉइंट इसने क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus, in the fixed energy shells called as orbits, उनको नाम दिया ऑर्बिट, called as orbits। और बच्चा लिखा जाता है इसको n से, n वैसे आगे जाके पढ़ोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, n की वैल्यू 1 2 3 होती है, दिस इज k l m n, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो ये कुछ शेल्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये बात रदरफोर्ड ने नहीं बोली थी, रदरफोर्ड के हिसाब से एक ओपन स्पेस है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सकता है। उस रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन करता है आपका फ्लो, फ्लो का मतलब होता है जैसे पानी है ना, पानी फ्लो करता है तो मतलब सारा स्पेस कवर करता है, कहीं पे भी हो सकता है। रदरफोर्ड के हिसाब से ये बात थी। अब बोहर के हिसाब से आगे चल के देखेंगे कि इसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मतलब या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, इन बिटवीन द स्टेट्स में नहीं हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट इसका देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट इसने क्या कहा। थर्ड पॉइंट से आपको और क्लियर हो जाएगा कि बोहर का फेलियर इसने ओवरकम किया या नहीं किया। इसने कहा एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट, electron revolve in the particular orbit it does not lose or gain energy, it does not lose और गेन एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एक ऑर्बिट में घूमता है उसकी एनर्जी लूज या गेन नहीं होती। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन को कौन सा खाना मिलता है जो उसकी कुछ फिक्स एनर्जी होती है। देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। अब होना तो फिर भी ऐसे चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। शायद थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस दैट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व। यानी कि ये जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ना,
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये क्या होगी? ये आप अगर कूलम्स लॉ अप्लाई करोगे पर 12th में है ये होती है आपकी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम का स्क्वायर और प्लस माइनस हम के लगा देते हैं कुछ कांस्टेंट। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाती है? दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट गिव्स द सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व। सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व, ठीक है, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगी? एम वी स्क्वायर बाय आर। ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी। कौन सी दोनों फोर्सेस? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाय आर के। ठीक है, एफ सी के बराबर हो जाएगी अट्रैक्शन वाली फोर्स। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा और वो क्या करेगा? घूमता रहेगा। अब इसने कहा कि जब तक आपका इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहेगा न्यूक्लियस से, तब तक उसकी अट्रैक्शन उतनी है, बढ़ या कम तो नहीं हो रही है ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो जब तक एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहेगा तब तक उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है ना? और वो उसे क्या करती रहेगी? घुमाती रहेगी। वो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि सर्कल में वो घूम सके। तो जब तक उसकी पोजीशन न्यूक्लियस से चेंज नहीं होती तब तक उसकी ना एनर्जी गेन होती है ना एनर्जी लूज होती है, उसके पास वो एनर्जी रहती है। तो यही पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। और ये रदरफोर्ड का फेलियर था। रदरफोर्ड ने कहा ऐसा नहीं है, वो एनर्जी लूज करता रहता है। इसने कहा नहीं, एनर्जी लूज या गेन कब होगा? जब उसका डिस्टेंस चेंज होगा। अब देखो, फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक डिस्टेंस पे है, तो जब तक ये पूरे पाथ में घूमेगा ना तब तक इसमें कोई एनर्जी लूज या गेन नहीं करनी। हाँ, जब ये इसका पाथ चेंज करेगा, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड या कहीं पे भी आ जाएगा अंदर बाहर, तब उसकी एनर्जी गेन या लूज होगी। तो थर्ड पॉइंट आ गया कि एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट लूज और गेन एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज या गेन नहीं करता है। अब एनर्जी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती कितनी है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू होती है, ये फोर्थ पॉइंट लिखते हैं इसको। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट इसने दिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो ये स्टेप्स बने हुए हैं, तो n इज इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मैंने इनको नाम n से दे दिया, आप कुछ भी दे दो। अब आप देखो, आप पहले स्टेप पे हो सकते हो, सेकंड स्टेप पे हो सकते हो, थर्ड स्टेप पे हो सकते हो, पर आप इन स्टेप्स के बीच में नहीं हो सकते हो। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में हो सकता है, सेकंड शेल में हो सकता है, थर्ड शेल में हो सकता है, तो इनके बीच में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन शेल की एनर्जी क्वांटाइज्ड है और इलेक्ट्रॉन जब उसका डिस्टेंस फिक्स रहेगा न्यूक्लियस से, तो ये डिस्टेंस भी फिक्स्ड है, इसका रेडियस भी क्वांटाइज्ड है, तो उससे उसकी एनर्जी की वैल्यू भी क्वांटाइज्ड आएगी। क्वांटाइज का मतलब है कि डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी, इट कांट हैव एनी वैल्यू ऑफ द एनर्जी। एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी इसकी कब होती? जब ये किसी भी स्टेट पे आ सकता, मतलब इसके बीच भी आ सकता। जैसे यहाँ से डिस्टेंस कितना है, तो 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सब एनर्जीज की वैल्यू हो सकती, तो वो नॉन क्वांटाइज था। क्वांटाइज का मतलब है कि इसकी वैल्यू फिक्स होगी एनर्जी की, जो या तो इस लेवल के अकॉर्डिंग आएगी या इस लेवल के अकॉर्डिंग आएगी या इस। तो जो इलेक्ट्रॉन के ओरिजिनल पास है, एक्चुअल पास है, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो एक फिक्स एनर्जी के हैं, उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है, जो इसने फॉर्मूला डिराइव करके भी दिया। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। Energy of the electron is quantized, that is it has discrete value of the energy, discrete value of the energy. It can't have has any value of the energy, और ये डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ जो एनर्जी है ये गिवन बाय द फॉर्मूला है। ठीक है, तो द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द फॉर्मूला En is equal to -2 pi square m e raised to power 4 by n square h square into z square। ये फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का, जिसमें 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, e चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कांस्टेंट है और h कांस्टेंट है, विच इज कॉल्ड एज द
प्लैंक्स कांस्टेंट, और Z कांस्टेंट है, Z हो गया इसमें एटॉमिक नंबर ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले जितने भी हैं उस एटम का एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब इसमें देखो पहले तो En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है विद द नेगेटिव साइन। तो एज द n इंक्रीजेस, जैसे जैसे n बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। देखो जैसे जैसे n बढ़ता है एनर्जी की वैल्यू घटती है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पर साथ में तो माइनस का साइन भी है ना, तो माइनस का साइन है तो इसका मतलब है जितनी ये वैल्यू n की बढ़ेगी माइनस में एनर्जी उतनी घटेगी, एक्चुअली में वो इंक्रीज होगी। तो एज द n इंक्रीजेस, that is the electron moves away from the nucleus, moved away from the nucleus, its energy increases, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पहली बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब सबसे कम एनर्जी किस शेल की होगी, फर्स्ट शेल की, उसके बाद एनर्जी किसकी होगी, सेकंड शेल की। अब सेकंड क्वेश्चन है, इस एनर्जी को आप सॉल्व भी कर सकते हो, सारी कांस्टेंट वैल्यू सॉल्व कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा -13.6 बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। इसी आंसर को अगर आपको जूल में निकालना है तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर मोल आ जाएगा। यहाँ पे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर होगा। तो ये कैलकुलेशन है इसकी एनर्जी की। तो पूरा फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना, तो सिर्फ इतने से ही काम चल जाएगा। दूसरी बात है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ, देखो मिनिमम एनर्जी तो आपको पता लग गया कि फर्स्ट शेल में है। मिनिमम एनर्जी कहाँ पे होगी, फर्स्ट शेल। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे n बढ़ता है उसकी एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे आती है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, अगर हम n को पुट कर दें इंफिनिटी, तो n को इंफिनिटी पुट कर दोगे तो En की क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर, यानी कि 0। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी होती है E इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। यानी कि जब n आपका इंफिनिटी पे होता है तब आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी की वैल्यू आएगी 0। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0, दिस इज द ओनली पॉजिटिव वैल्यू। बाकी सारी कितनी वैल्यूज हैं वो नेगेटिव वैल्यू है, उसका भी हम रीजन बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, नेक्स्ट पोस्टुलेट, there would be the negative sign in the expression of energy of the electron। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसके आगे नेगेटिव साइन है, ऑब्वियसली वैल्यूज भी एनर्जी की नेगेटिव आएंगी, व्हाई इट इज। इसका रीजन देखो ऐसे लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, maximum value of the energy of the electron is E infinity is equal to 0, that is at n is equal to infinity। n is equal to infinity का मतलब ये नहीं है किसी इन्फिनिटी पे फेंका हो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के। n is equal to infinity का मतलब है कि जहां पे नो अट्रैक्शन हो बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, क्योंकि मैंने बताया ही था नो अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, क्योंकि मैंने बताया ही था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो सोर्स है वही अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन नहीं है तो उसमें उस डिस्टेंस को इन्फिनिटी बोल दिया गया। तो एज द इलेक्ट्रॉन कम्स क्लोज टू द न्यूक्लियस, क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो इन्फिनिटी इसको वापस लाओगे तो कौन सी फोर्स स्टार्ट हो जाएगी, देन द अट्रैक्शन स्टार्ट्स। और अट्रैक्शंस के कारण एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। पहले ही दिन पढ़ा दिया था केमिकल बॉन्डिंग में। सो द एनर्जी रिलीजेस, ठीक है, यानी कि एनर्जी डिक्रीजेस या रिलीजेस। सो डिक्रीजेस फ्रॉम नेगेटिव, डिक्रीजेस फ्रॉम 0, हेंस बिकम नेगेटिव, बिकम नेगेटिव। इसको आप ऐसे समझो कि जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर था, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो कोई अट्रैक्शन नहीं थी, तो E इन्फिनिटी की वैल्यू थी 0।
अब जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो अट्रैक्शन हो रही है तो एनर्जी रिलीज होएगी, जीरो से एनर्जी रिलीज हुई डिक्रीज हुई तो क्या आंसर आए, नेगेटिव। इसलिए इकलौती वैल्यू पॉजिटिव है एनर्जी की और वो वैल्यू क्या है, जीरो। बाकी सारी की सारी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव। तो इससे हमने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को पहले तो बता दिया, पहला पॉइंट कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती है। दूसरी बात, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे होती है और उसकी वैल्यू जीरो है। और तीसरी बात, जैसे जैसे आप एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे सारी एनर्जीज के आंसर नेगेटिव आएंगे, बस इकलौता आंसर पॉजिटिव और वो है जीरो जो इन्फिनिटी पे ऑब्टेन होता है। अब उसके बाद ये एक्सप्रेशन में देखें जरा एनर्जीज की वैल्यू कैलकुलेट करके, En is equal to minus of 13.6 by n square into z square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस वाले में कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर हमने ले लिया हाइड्रोजन एटम, देखो बोहर का जितना भी मॉडल है, जो भी बोहर की कैलकुलेशन है वो सारी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ द बोहर, all the calculations of the Bohr are applicable to the one electron system only. Applicable to the one electron system only. अब ये one electron system की क्या मतलब होती है, जैसे हाइड्रोजन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वन। उसका एटॉमिक नंबर कितना है, वन। He+, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वन। इसका एटॉमिक नंबर कितना, टू। चार्ज को देख के वन मत लिख देना, एटॉमिक नंबर टू है। लिथियम 2+, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वन। एटॉमिक नंबर कितना है, 3। बेरिलियम 3+, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वन। एटॉमिक नंबर कितना है, 4। बोरॉन 4+, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो एटॉमिक नंबर कितना है, 5। इस तरह से हम Z और ये लिखते हैं, ये है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो ये इसी के लिए वैलिड है। उसका रीजन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ही होगी, और अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, तो वहां पे रिपल्शंस भी आ जाएंगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से आपका सिस्टम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और वो कैलकुलेशंस बोहर नहीं कर पाया था, तो इसलिए इसने वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही कोशिश की थी सर। तो अगर हाइड्रोजन एटम है, n इज इक्वल टू 1 रख दे, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z तो पहले से 1 हो गया, n 1 रख दिया तो E1 आ जाएगा माइनस ऑफ 13.6 बाय n की वैल्यू 1 स्क्वायर और Z 1 स्क्वायर है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हाइड्रोजन के केस में पहले शेल की एनर्जी की वैल्यू होती है -13.6। E2 आ गया आपका माइनस ऑफ 13.6 बाय 2 स्क्वायर, Z तो पहले ही 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 13.6 बाय 4, दैट मीन्स माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गई सेकंड शेल में एनर्जी। थर्ड शेल में आ गई माइनस ऑफ 13.6 बाय 3 स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 13.6 बाय 9, ये थर्ड शेल की। तो इस तरह से ये वैल्यू एनर्जी की क्वांटाइज्ड है। अगर आप बोलो कि 13.6 और 3/4 के बीच की वैल्यू आ सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है। मतलब इनके बीच कोई वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि इनके बीच कोई वैल्यू आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बीच वाली स्टेट पे भी एग्जिस्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ उस शेल में ही एग्जिस्ट करेगा, उसके बीच वाली स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस इज अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स वैल्यू एनर्जी की डिस्क्रीट वैल्यू हो सकती है, वी कांट हैव एनी वैल्यू ऑफ द एनर्जी। नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि ये हो गया आपका फिफ्थ पोस्टुलेट शायद, लेट्स चेक इट आउट। कौन सा पोस्टुलेट था हमने लिखा, फिफ्थ ही है। फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि जब तक तो वो एक शेल में रहता है तब तक तो वो एनर्जी लूज या गेन नहीं करता। जब वो जंप करता है, जंप क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर फ्लो करके जाएगा तो वो बीच वाले पोजीशन को भी कवर करेगा, जबकि बीच वाली पोजीशन तो वो ले ही नहीं सकता। फर्स्ट सेकंड थर्ड या थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे लेवल में आ सकता है, इनर भी आ सकता है, आउटर भी जा सकता है। तो फिफ्थ है इलेक्ट्रॉन गेन और loses the energy only when it changes its orbit। ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट में लिखा था ना, नहीं थर्ड पोस्टुलेट में लिखा था ना कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लूज नहीं करता है ना, जब तक वो एक शेल में रहता है। अब जब शेल को चेंज करता है, चेंजेस को हम लिखेंगे जम्प्स फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। ठीक है, तो या तो अंदर जंप करेगा या बाहर जंप करेगा। इफ द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम
इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट। अगर आपका इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? एब्जॉर्ब होगी। क्योंकि इनर ऑर्बिट में कम एनर्जी, आउटर में ज्यादा एनर्जी है। देन द एनर्जी इक्वल टू difference in the energies of two orbits, difference in the energies of two orbits gets absorbed, two orbits gets absorbed। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड से थर्ड लेवल पे जा रहा है तो सेकंड लेवल के हाइड्रोजन एटम है, सेकंड ऑर्बिट के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होगी? -13.6/2²। थर्ड ऑर्बिट के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होगी? -13.6/3²। अब डेल्टा की कितनी होगी? अब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, E3 - E2, तो E3 हो जाएगी -13.6/3² -13.6/2²। ये आपका बन जाएगा -13.6/9 माइनस माइनस प्लस 13.6/4। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 13.6 1/4 - 1/9। ठीक है, तो 13.6, ये 36 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। 13.6 इंटू 5/36। ये मैंने रफ सी एक कैलकुलेशन की है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसे दोगे तो वो जंप करेगा सेकेंड से थर्ड ऑर्बिट में। तो इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है ना। तो अब इसको हम बोलते हैं, अब ये लो एनर्जी का था, ये हाई एनर्जी का है, तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहां से स्पेक्ट्रा की बात आएगी आगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? If the electron jumps from outer orbit to inner orbit, then energy equal to difference in energies between the two orbits gets evolved। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है आउटर टू इनर, यानी कि 5 to 4। ठीक है, अब 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होगी? -13.6/5²। 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग -13.6/4²। अब डेल्टा ई कितना हो जाएगा? E4 - E5, तो -13.6/4² इज 16 माइनस माइनस प्लस 13.6/25। तो 13.6 if you people are taking common 1/25 माइनस 1/16। आप देखो इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव नहीं आएगा? तो नेगेटिव का मतलब क्या है? इस नेगेटिव का मतलब क्या है कि एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, इसका मतलब इसमें एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। तो ये इसने पोस्टुलेट दिया था रिलीज और एब्जॉर्ब का। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये आउटर टू इनर गया है तो इसको क्या बोलोगे? कैसा है ये? इसको बोलते हैं एमिट हो रही है एनर्जी, तो क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन में एनर्जी रिलीज होती है तो आपके पास आएगा नेगेटिव साइन। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। चलो अब आते हैं अगले पोस्टुलेट पे, 6th।
क्वांटाइजेशन सिर्फ एनर्जी में नहीं है, क्वांटाइजेशन साइज में भी है। क्वांटाइजेशन ऑफ साइज बोल लो, क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियस बोल लो, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि अगर न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस पे होगा इलेक्ट्रॉन तभी तो फिक्स एनर्जी होगी ना। इसका मतलब है ये डिस्टेंस भी फिक्स है। The distance of the electron from the nucleus is also quantized. I told you you have to be on mute. Please be on mute, everyone. Otherwise, again, I have to keep all of you on mute. Distance is also quantized, और distance की quantization कैसे बताएंगे? Rn. This is 0.529 into n square divided by z, और ये होता है अंगस्ट्रॉम में। जैसे हमने पढ़ा था कि एनर्जी क्वांटाइज है, एनर्जी का क्वांटाइजेशन तो साइज से ही आएगा ना। अगर न्यूक्लियस का एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे उसका पाथ है जहां पे वो रिवॉल्व करता है, तभी उसकी उस पॉइंट पे एनर्जी क्वांटाइज्ड है। तो दिस इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ द साइज और द रेडियस। ये भी आपका z लिखा हुआ है तो इट इज वैलिड फॉर द वन इलेक्ट्रॉन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जितनी भी कैलकुलेशन है बोहर की, ऑल आर वैलिड फॉर द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ये वैलिड होती हैं। तो अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करो तो हाइड्रोजन एटम का n इज इक्वल टू 2 ले ले, पहले 1 लो, चलो n इज इक्वल टू 1 ले लें, z इसमें पहले ही 1 है तो r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब हाइड्रोजन में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 0.529 into 1 into n square angstrom, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो 0.529 एंगस्ट्रॉम है पहले शेल का रेडियस, 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको बोहर ने, अब इसको ना आर नॉट बोला जाता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, और इसको बोला था उसमें, या मैं 1 लिख देती हूँ, बोहर्स रेडियस, पहले शेल का डिस्टेंस। अपने नाम पे इसने ना दिया था इसको, आप इसको ऐसे समझो ना कि इससे ज्यादा क्लोज न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इतना डिस्टेंस तो कम से कम होगा ही। सेकंड वाला क्या हो जाएगा? 0.529 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा, इतना एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो दिस मच इज द डिस्टेंस। बाकी अगर आपको कोई दूसरे एटम के लिए निकालना है, जैसे हीलियम प्लस के लिए निकालना है, तो Z इज इक्वल टू 2 रख दो उसमें, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर इसका भी हमने N2 निकालना है तो R2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर इज 2 और Z इज 2, तो 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.529 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो जैसी कैलकुलेशन आपको पूछी हो वैसी आपको कर देनी है वहां पे। इज दैट क्लियर? Ma'am. Quantization of energy and quantization of size. Seventh and the last one is the quantization of angular momentum. So this is a quantization of angular momentum. So regarding the quantization of angular momentum सब बच्चे बात जानते हैं, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम L होता है, वो mvr होता है। मतलब किसी भी सर्कुलर पाथ को इलेक्ट्रॉन का रास्ता नहीं बोला जा सकता, सिर्फ वही सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन का रास्ता बनेंगे, उसके ऑर्बिट्स बनेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम भी एक कंडीशन को ओबे करेगा, वो भी क्वांटाइज्ड होगा। तो इसका पॉइंट है कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, only those orbits are permitted whose angular momentum
is a whole number multiple of h upon 2 pi. जैसे आपका जो MVR है that is equal to NH upon 2 pi. N की वैल्यू 1 2 3 अप टू so on ऐसे ले सकते हैं. That is equal to the whole number multiple of h by 2 pi. जैसे आपका अगर फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल के लिए आप रखोगे MVR, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1h by 2 pi. सेकेंड होगा तो 2h by 2 pi. थर्ड होगा तो 3h by 2 pi. फोर्थ होगा n इज इक्वल टू 4 होगा तो L की वैल्यू हो गई 4h by 2 pi. इस तरह से आप चेक कर सकते हो उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू. इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के लिए सब कुछ क्वांटाइज्ड है. चार्ज उसका चार्ज तो पहले ही हमने पढ़ा दिया था, क्वांटाइज्ड है. इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है और डिस्टेंस भी क्वांटाइज्ड है. तो दिस इज ऑल अबाउट द बोहर्स मॉडल. तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो अब कुछ ले लेते हैं इसके पूल के क्वेश्चन. चलिए मैक्सिमम वोटिंग गई है ऑप्शन नंबर 1 को, जो कि गलत ऑप्शन है. Option D. डी भी गलत है. B.
देखिए आपका फॉर्मूला था En इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 बाई एन स्क्र इंटू जेड स्क्र। शेल का नंबर तो आपके पास थर्ड ही है, पर Z को एटॉमिक नंबर बोला था मैंने, ये चार्ज नहीं बोला था। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 होता है, यहाँ पे 4 आएगा, तो इसका सी ऑप्शन वाज करेक्ट। अभी आपका मैक्सिमम आंसर गया है ऑप्शन 1 को और डी को, 9, 7। लेट्स चेक इट आउट। फॉर्मूला होता है रेडियस का 0.529 मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। तो 0.529, एन कितना है, सेकंड शेल है तो 2 स्क्वायर। अब हीलियम प्लस के केस में जेड की वैल्यू कितनी है, 2, एटॉमिक नंबर 2 है, तो 4/2 वाला ऑप्शन करेक्ट है। ए 2/2 वॉज रॉन्ग। एक में स्क्वायर होता है, एक में नहीं होता है यहाँ पे। तो इज दैट करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All about how we are going to solve the questions of the Bohr's model. Bohr's का स्पेक्ट्रा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आज इसी को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आप सभी को ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेंगे।